1991 का आर्थिक संकट। 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने उपस्थित गंभीर समस्याएं। गंभीर राजस्व संकट, जिसमें 1990-91 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.6% तक पहुंच गया। सकल घरेलू उत्पाद यानी एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का योग इसमें शामिल किया जाता है, जो कि 6.6% तक पहुंच गया। आंतरिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 50% था तथा केंद्रीय सरकार के एकत्रित कुल राजस्व का 39% ब्याज के भुगतान में ही चला गया। देखिए, जो राजस्व एकत्रित किया गया सरकार का, उसमें से 39% तो सिर्फ ब्याज के भुगतान में ही चला गया। यह भी देश की सरकार के सामने एक संकट के रूप में आया। विदेशी व्यापार घट गया। जो हमारा विदेशी व्यापार था देश का, वो 1991 में घट गया। आयात 19.4% एवं निर्यात में 1.5% की दर से गिरावट आई। देखिए, आयात में गिरावट आई, साथ ही साथ निर्यात में भी बहुत तेजी से गिरावट आने लगी। अमेरिकन डॉलर की तुलना में रुपए की कीमत में 26.7% की कमी आई। रुपया अमेरिकन डॉलर के मुकाबले बहुत कमजोर होने लगा। जून 1991 में विदेशी मुद्रा कोष इतने नीचे स्तर पर आ गया कि यह एक सप्ताह के आयात का भुगतान करने के लिए भी अपर्याप्त था। हमारे देश का जो विदेशी मुद्रा कोष था, विदेशी मुद्रा भंडार था, वह इतना कम हो गया कि देश के पास केवल एक सप्ताह के आयात का ही भुगतान करने लायक पैसा बचा था। इसके अलावा भी एक वर्ष में ही साख AAA से घटकर BB+ साख निगरानी स्तर पर आ गई। देखिए, एक वर्ष पूर्व 1990 में जो भारत की साख स्तर था वह था A ग्रेड में, AAA ग्रेड में था, लेकिन वह एक वर्ष में ही गिरकर BB+, जिसे निगरानी स्तर, खास निगरानी स्तर के रूप में माना जाता है, उसके अंदर भारत की क्या हुई, साख दर पहुंच गई, जो कि उसके आर्थिक संकट को उजागर करती है, बताती है। सरकार अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय देनदारी को चुकाने में असमर्थता के कगार पर थी। सरकार जो वित्तीय देनदारियां थी उनको चुकाने में असमर्थ थी, वह उन्हें चुका नहीं पा रही थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखने की अनुमति दे दी, जिससे कि $60 करोड़ का ऋण लिया जा सके। और देश की आर्थिक गति को तेज रखने के लिए, देश की गतिविधियों को चलाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने देश का 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रखा, जिससे $60 करोड़ ऋण के रूप में भारत को प्राप्त हुआ और देश की गतिविधियां चलने लगी। 1991 के आर्थिक सुधार। देखिए, जब इतना कुछ हो गया, ये आर्थिक संकट आया, तो देश के सामने अपनी नीतियों को बदलने का एक मौका था। सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति 1991 में लागू की गई। इसके लिए कई बाहरी कारक भी जिम्मेदार थे, जिनमें IMF का दबाव, विश्व बैंक का दबाव, साथ ही साथ जो विदेशी सरकारें थी जिनसे भारत आयात करता था, वो भी दबाव डाल रहे थे, जिससे भारत ने बहुत अधिक मात्रा में ऋण ले रखा था, वो भी भारत पर दबाव डाल रहे थे कि भारत अपनी यहाँ की जो नीतियाँ हैं उनमें सुधार करे। भारत दूसरे देशों से आने वाली कंपनियों के लिए अपने यहाँ सुविधाएं प्रदान करे, उनके लिए रास्ता खोले। जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं उनको निजी क्षेत्रों को उनमें काम करने के लिए अवसर प्रदान करें। निजी क्षेत्रों के लिए जो लाइसेंसिंग व्यवस्था है, जो परमिट की व्यवस्था है, इसे समाप्त करने का कार्य करें। उनके सामने जो कोटा निर्धारित किया जाता था, उस कोटा पद्धति को समाप्त करने का कार्य करे। इस हेतु भारत सरकार ने 1991 में नई औद्योगिक नीति लागू की, जिसे आर्थिक सुधारों के नाम से जाना जाता है। आर्थिक सुधारों के अंग के रूप में भारत सरकार ने जुलाई 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। जुलाई 1991 में भारत सरकार ने नई औद्योगिक नीति लागू की। इस नीति की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। सरकार ने अनिवार्य लाइसेंसिंग के वर्ग में उद्योगों की संख्या घटाकर 6 कर दी। जहां पहले अनिवार्य लाइसेंसिंग वाले उद्योगों की संख्या बहुत अधिक थी, उन्हें कम करते करते केवल 6 पर लाया गया।
यानी अब केवल 6 ही उद्योग ऐसे थे जिनके लिए लाइसेंस लेना आवश्यक था, अन्यथा बिना लाइसेंस के भी कोई भी उपक्रम स्थापित कर सकता था। कई उद्योग जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए निश्चित किए गए थे, अब उन्हें मुक्त कर दिया गया। जो उद्योग पहले केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, अब वह निजी क्षेत्र के लिए मुक्त कर दिए गए। कोई भी अब उन क्षेत्रों में उद्योग लगा सकता था। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कार्यनीतिक सामरिक महत्व के 4 उद्योगों तक सीमित कर दिया गया, और जो सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका थी वो सामरिक महत्व के और कार्यनीतिक महत्व के केवल 4 उद्योगों तक सीमित कर दी गई। यानी इसकी भूमिका को कम कर दिया गया और निजी क्षेत्र को अब बढ़ावा दिया जाने लगा। विनिवेश को कई सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक उद्यमों में लागू कर दिया गया, और कई सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग थे जो घाटे में चल रहे थे या बीमार थे, उन्हें निजी क्षेत्र को सौंपने की तैयारी कर ली गई, उनके विनिवेश की तैयारी की गई, विनिवेश किया गया। विदेशी पूंजी की नीति को उदार बनाया गया। देखिए, विदेशों से जो पूंजी आती थी उस पूंजी की नीति को उदार बनाने का कार्य भी किया गया। विदेशी समता भागीदारी को बढ़ा दिया गया। जो उद्योग थे उनमें 41% की विदेशी समता पूंजी को बढ़ाकर 50% तक करने का कार्य किया। साथ ही साथ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को भी मंजूरी प्रदान की जाने लगी। कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 100% की छूट दे दी गई। यानी अब कोई भी विदेशी इकाई आकर भारत में अपना उद्योग स्थापित कर सकती थी। 100% वह निवेश करके कोई भी नई इकाई यहाँ स्थापित कर सकती थी। विदेशी कंपनियों के साथ प्रौद्योगिकी समझौतों के लिए स्वचालित तरीके से अनुमति थी। यदि विदेशी कंपनियों के साथ कोई तकनीकी समझौता किसी भारतीय कंपनी द्वारा किया जा रहा था तो उसे ऑटोमेटिक अनुमति मिलने का प्रावधान किया गया कि स्वचालित तरीके से उसे अनुमति प्राप्त हो जाए, ज्यादा औपचारिकताओं का सामना उन्हें नहीं करना पड़े। भारत में विदेशी निवेश के प्रवर्तन एवं उसके प्रचालन के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड FIPB की स्थापना की गई। विदेशों से आने वाले जो निवेश था उसको अधिक से अधिक बढ़ाया जाए और बढ़ावा मिले, इसके लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की स्थापना की गई और इसकी देखरेख में ही विदेशी निवेश भारत में किया जाने लगा। तो इस प्रकार भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए। बड़े औद्योगिक घरानों की औद्योगिक इकाइयों के विकास व विस्तार के रास्तों की अड़चनों को दूर करने के लिए कदम उठाए गए। जो बड़े औद्योगिक घराने थे उनको औद्योगिक तेजी से विकास कर पाएँ वो, इसके लिए सरकार ने उनकी बीच में राह में जो रोड़े आते थे, रुकावटें आती थी, उनको दूर करने का प्रयास किया। कई प्रकार की सुविधाएं उन्हें प्रदान करने का कार्य किया। लघु पैमाने के क्षेत्र को कई प्रकार की सहायता एवं आवश्यक मान्यता दी गई। आज़ादी के समय जो लघु उद्योग नष्ट होने की कगार पे थे उनको वापस मजबूती मिल सके, इसके लिए सरकार ने उन्हें कई प्रकार की सहायताएं दी, साथ ही उनको मान्यता भी प्रदान की। लघु उद्योग कुटीर उद्योगों को विकसित करने में सरकार ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की योजना बनाई। सरकार द्वारा यह नीति लाइसेंस प्रणाली के बंधन से उद्योग को मुक्त करना। देखिए, इस नीति के अंदर सरकार द्वारा जो लाइसेंस प्रणाली थी, जो कोटा प्रणाली थी, जो परमिट प्रणाली थी, उससे उद्योगों को मुक्त करने का कार्य किया गया, जिसे उदारीकरण कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को बड़ी मात्रा में कम करना। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका को कुछ उद्योगों तक सीमित रखकर निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की यह योजना अपनाई गई, जिसे निजीकरण कहा गया। तथा भारत के औद्योगिक विकास में विदेशी निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन देना और भारत के विकास में विदेशी कंपनियों को भागीदारी मिले, विदेशी निजी क्षेत्र को भागीदारी मिले, इसके लिए सरकार द्वारा कई उपाय अपनाए गए। वैश्वीकरण जिसे कहा जाता है कि योजना नीति लागू की गई, यानी सरकार ने इस समय LPG की योजना लागू की। यहाँ LPG से मतलब है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इस नीति को सरकार द्वारा 1991 में लागू किया गया।
ताकि देश का तीव्र गति से विकास किया जा सके और देश के अंदर जो आर्थिक वातावरण है उसे मजबूत किया जा सके, ताकि यहाँ पर जो व्यावसायिक उपक्रम हैं वो तेजी से विस्तार कर पाएँ, विकास कर पाएँ, आगे बढ़ पाएँ और देश का आर्थिक विकास हो सके। आज के लिए बच्चों इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।